हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटॉन्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की एक और नए लेक्चर को आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले तो देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक टाइप का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम अपनी स्टडी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, किसी की मोशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, किसी का एक्सेलरेशन। तो उसकी स्टडी के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ही बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिसके रेफरेंस में हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। और इनर्शियल का मतलब ये है कि जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन्स के जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉज जो है वे वैलिड होते हैं, यानी ओबे होते हैं, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। इसको मैं नोट करता हूँ FOR से, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो डिफरेंस है वो केवल इतना है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स के जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉज ओबे होते हैं उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉज ओबे नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F इज इक्वल टू ma इज़ वैलिड, जबकि यहाँ पे F इज इक्वल टू ma इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, और ये जो F इज इक्वल टू ma है ये न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी का ही एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि क्या कहता है, अगर कोई बॉडी, हमारे पास कोई बॉडी A है, वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी मोशन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डैट विल बी जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसलिए उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, इसका मीन्स है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो, एंड इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन फोर्स विल आल्सो बी जीरो। इसका मीन्स ये है कि ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वे सभी के सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम, किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, कोई इनर्शियल फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, कोई फ्रेम अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है किसी अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के,
तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होगा, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, सो एक्सीलरेशन इज जीरो, एंड एक्सीलरेशन इज जीरो, देन फोर्स विल आल्सो बी जीरो। ओके, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कोई पहले से ही कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी, ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अपने आप में एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। हमने सपोज किया कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम और दूसरा है एस प्राइम फ्रेम। एस फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर O और O डैश यानी कि S और S फ्रेम दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड थे। तो स्टार्टिंग में ये दोनों के दोनों फ्रेम O पर ही कोइंसाइड थे, S पर ही कोइंसाइड थे, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये फ्रेम v यूनिफॉर्म स्पीड से चलकर इतनी डिस्टेंस ने कवर कर ली जिसकी वैल्यू क्या है vt, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। v स्पीड से चल रहा था कांस्टेंट और t टाइम में ये पहुंचा, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस पहुंचा होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कि t टाइम में ये फ्रेम vt डिस्टेंस पर पहुंच चुका है। s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट p है, ठीक है, जिसका जो कोऑर्डिनेट है s प्राइम के रेस्पेक्ट में वो r प्राइम है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है s प्राइम के रेस्पेक्ट में वो हमने सपोज किया r प्राइम है। पॉइंट p का फ्रेम s के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r है, और जो फ्रेम मूव कर रहा है कितनी डिस्टेंस ने कवर करी वो डिस्टेंस vt है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं वेक्टर एडिशन लो। तो बाय वेक्टर एडिशन लो, वेक्टर एडिशन लो क्या कहता है, वेक्टर एडिशन लो ये कहता है कि इस वेक्टर का जो हेड है इस वेक्टर के टेल से अटैच है, और जब किसी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच होता है तो उसका एडिशन, ये रिजल्टेंट उसके इक्वल होगा इन दोनों के एडिशन के। ठीक है, हमने ही पढ़ा है ना कि दो वेक्टर है अगर हमारे पास a और b, और a का जो हेड है वो b के टेल से अटैच है, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी ये होगी r वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगी a प्लस b के। और बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, एक वेक्टर ये है a, इसमें एडिशन हो रहा है b का, तो r की वैल्यू क्या होगी a प्लस b। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो vt प्लस r प्राइम यानी कि vt प्लस r प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू किसके, ये इसका रिजल्टेंट होगा यानी कि r वेक्टर। हम निकालना चाहते हैं पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s प्राइम, यानी कि r प्राइम को निकालना चाह रहे हैं, तो vt को उधर भेज देंगे, तो vt इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो r प्राइम इज इक्वल टू r माइनस vt। और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ, और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ पोजीशन। अगर हम वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा डी आर
अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी टी का डिफ्रेंसिएशन करेगी तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि v कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली v रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर लगा देते हैं इज्जत के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी टी एंड डी आर अपॉन डी टी माइनस वी। ठीक है बच्चों, तो इस समय क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होना, इसको ही बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर प्राइम का है ना डिफ्रेंसिएशन, तो एस के प्राइम में ये पॉइंट पी की वेलोसिटी है, तो इसका हम नाम देते हैं कोई वी प्राइम इज इक्वल टू, ये पी की वेलोसिटी है लेकिन रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, इसका हमने नाम दिया कोई यू एंड माइनस वी। ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा देंगे और यही क्या है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देगी, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा ये डी वी प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस, अब v जो है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये फ्रेम की स्पीड है, और हमने पहले ही स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोला है कि इनर्शियल फ्रेम वही है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या रेस्ट पर हो। तो ये फ्रेम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी जो फ्रेम की हो गई एस प्राइम की वो कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, एस प्राइम फ्रेम में एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये भी एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, सब में जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो सेम ही होगा, तभी वो इनर्शियल फ्रेम है। तो ये इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन भी कह सकते हो। तो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन है ए, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन होगा ए प्राइम, बोथ आर इक्वल। अब जब एक्सेलरेशन इक्वल है, मान लो कोई बॉडी है m, यहाँ पे भी कोई बॉडी m है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश, तो क्या बन गई ये फोर्स, यानी F इज इक्वल टू एफ डैश, यानी दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स होगी वो सेम होगी, तभी तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अदरवाइज वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आई है हमारे पास दो, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जो होगा एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो सेम होगा, और जब एक्सेलरेशन सेम है तो फोर्स भी क्या होगी, इनवेरिएंस होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इनवेरिएंस है और फोर्स भी यहाँ पे इनवेरिएंस है। ठीक है, यानी चलो कि इनवेरिएंट है, वेरिएंट नहीं है, चेंज नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट इन इनर्शियल फ्रेम। आगे जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो हम वहाँ पे इन्हें दोबारा एक बार रीड करेंगे, ये वहाँ पे आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम इनको यही पढ़ेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में एक्सीलरेशन और फोर्स जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ कंजर्वेशन लॉज। आज का टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए